नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ये कहानी मुझे पटना से विद्या जी ने भेजी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त था। राजन दौड़ते दौड़ते हांफते हुआ जोर की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर जैसे ही घुसा तो उसके पिताजी ने उसे देखकर ताना मारा। क्या हुआ? फिर से पुलिस पीछे पड़ गई तुम्हारे? हाँ? राजन ने एक बदतमीजी सी मुस्कुराहट अपने पिताजी को दी और उसने उससे भी ज्यादा बदतमीजी से कहा, ऐसा है बाबूजी, जिनकी मेहरारू नहीं होती वो रात को जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसा है, आप वही कीजिए और बकैती का काम हम पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर राजन बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया और उसके पिताजी रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसने लगे। राजन नहा धोकर अपने कमरे में ही था, तभी उसके दो दोस्त आए, केसरी और संजय। अंदर राजन के कमरे में महफिल जमी, बोतल खुली और फुल वॉल्यूम पर गाने बजाए। उनकी बातें अभी शुरू ही हुई थी, अचानक से घर की बत्ती चली गई। राजन उठकर मोमबत्ती लेने गया। रसोई घर में मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते थोड़ी खटर पटर हुई तो एक बर्तन किसी ने खींचकर फेंका, जो जाके सीधा रसोई घर की खिड़की पर लगा। राजन ने चिल्लाकर कहा, बाबूजी बुढ़ापे में सटिया गए हैं क्या? अरे हम हैं राजन, कोई चोर बोर नहीं। लेकिन बाबूजी का कोई जवाब नहीं आया। राजन ने फिर से कहा, बाबूजी, ओ बाबूजी, ये लोटा आप ही फेंक कर मारे हैं क्या? बाबूजी के कमरे से खर्राटों की आवाज आ रही थी। उनके कमरे के पास जाकर मोमबत्ती की रोशनी में देखा तो बाबूजी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए राजन ने भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मोमबत्ती की रोशनी में अपने दोस्तों को रसोई वाली बात बता रहा था। अचानक से एक फूंक की आवाज आई और मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझने के बाद एक पल तो सन्नाटा सा छा गया। ये सन्नाटा तूफान से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि लगभग तुरंत ही केसरी बड़ी जोर से चीखा। जहाँ पर केसरी खड़ा था वहाँ पर किसी को चीखने और चीज़ें टूटने की आवाज़ आने लगी। बाबूजी की नींद ये सब सुनकर खुली तो दौड़े दौड़े राजन के कमरे में पहुँचे और दरवाज़ा खोलते ही लाइट वापस आ गई। उनके सामने पूरे कमरे का सामान टूटा फूटा पड़ा था और एक कोने में केसरी बेहोश पड़ा था। उसके सर से खून बहे जा रहा था। राजन के घर में जब उसके दोस्त केसरी और संजय आए तो कमरे की बत्ती चली गई और अंधेरे में किसी ने केसरी को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके सर फट गया। राजन और संजय उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। केसरी बेहोश था, उसकी मल्लम पट्टी हुई। राजन और संजय बाहर खड़े होकर आपस में भिड़ गए। दोनों में बहस चल ही रही थी। अचानक केसरी की चीख सुनाई दी। वो दोनों चीख सुनकर अंदर की तरफ भागे। केसरी बुरी तरह से चीख रहा था। पता नहीं कौन सी परेशानी थी उसको, जो इस कदर वो बुरी तरह से तड़प रहा था। राजन और संजय पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन केसरी चीखता ही जा रहा था। बोल कुछ नहीं पाया और वो कमरे के कोने की तरफ इशारा कर रहा था। राजन ने कहा, अबे चीखना तो बंद कर, ये तो बता क्या हुआ है। केसरी ने लेटे लेटे ही एक अजीब सी आवाज में कहा, इसकी चीख तो बड़ी सुनाई दे रही है। बड़ा ख्याल है अपने दोस्त का। और संजय, तूने इतनी तेज सर पर क्यों मारा?
कहाँ पहुंचा दिया तूने मुझे। केसरी इतना कहते ही बेहोश हो गया और उसके बेहोश हो जाने के बाद राजन और संजय दोनों आपस में लड़ने लगे। हॉस्पिटल में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को फ़ोन किया और मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, क्योंकि उन दोनों के मुंह कोई लगना नहीं चाहता था। पुलिस ने दोनों को ले जाकर अलग अलग सेल में बंद कर दिया। संजय तो पहले ही कभी लॉकअप में गया ही नहीं था, तो वह बहुत चिल्ला रहा था। अचानक से संजय की आवाज़ बदली। संजय कहने लगा, जाने दो ना दरोगा साहब, जाने दो ना दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया दरोगा साहब, हमें जाने दो। तो दोस्तों आपने देखा राजन के घर संजय और केसरी पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन केसरी के साथ एक हादसा हो जाने के कारण वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। इस प्रकार का हादसा हो जाने के कारण संजय और राजन के बीच में झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये पता करने के लिए आखिर किसने केसरी को मारा है। तो दोस्तों हॉस्पिटल वाले जब परेशान हो जाते हैं तो उनको लॉकअप में बंद करवा देते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दोगे? आज तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया। उस दिन तो FIR लिखने के लिए 5,000 रुपए मांग रहा था मेरे बूढ़े पिताजी से। खुले घूम रहे थे ये तीनों, लेकिन अब नहीं दरोगा बाबू, 5,000 रुपए लिए थे ना। दरोगा जी से संजय की बदतमीजी सही नहीं गई। दरोगा जी ने डंडा लेकर सीधा लॉकअप में घुसे और संजय को लगे जानवर की तरह मारने। दरोगा साहब को इतना गुस्सा आ गया था कि उनका बस ना चले तो संजय को टॉप से उड़ा दें। इतना गुस्सा संजय ने दिला दिया था। हमसे नाटक है साले। तुरंत ही बदली आवाज में संजय दरोगा साहब से कुछ बोलने लगा। 15,000 रुपए लिए थे ना तूने बच्चों के मर्डर केस को दबाने का? मुझे सब पता है दरोगा। संजय ने ये सब बोलकर दरोगा को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया, जिसके कारण दरोगा बेरहमी से संजय को मारने लगा और संजय को उसकी मार का कोई असर नहीं हो रहा था। संजय ने फिर हंसते हुए कहा, और वो मंत्री के बेटे का केस किसी को नहीं मालूम। रफा दफा करने का 2 लाख रुपए। मकान तो तेरा बहुत ही अच्छे से बन रहा है दरोगा। संजय मार खाते खाते दरोगा की तरफ देखकर हंसा और कहने लगा, तुझे और एक बात बताऊं दरोगा, तेरी ड्यूटी पे निकलने के बाद शिवराम रोज तेरी बीवी से मिलने जाता है और कभी कुछ मिनट तो कभी घंटों उसके साथ। मारना मुझे दरोगा, मार संजय को, मार दे तू, खत्म कर दे इसे, नहीं तो मैं।
दरोगा साहब को इतना गुस्सा आ गया था कि मानो उसको अब जान से ही मारने वाले थे। संजय का गला दबाने लगे। सुबह सुबह राजन के बाबूजी ने आकर जमानत करके उन दोनों को रिहा कराया। बाहर निकलकर राजन और संजय सीधा हॉस्पिटल गए केसरी को देखने, लेकिन वहां पता चला कि वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया है। दोनों निश्चिंत हुए। थोड़ी देर बाद राजन ने संजय को केसरी के घर पर मिलने को कहा। अपने घर पहुंचकर राजन ने देखा कि बाबूजी घर पर नहीं थे। राजन सीधा नहाने चला गया। गर्मी का मौसम था। जैसे ही राजन ठंडा पानी अपने बदन पर डाला तो राजन की चीख निकल गई। पानी इतना गर्म था मानो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उबल रहा हो। राजन को लगा कि उसने गीजर ऑन कर दिया हो। राजन ने पानी में हाथ डालकर चेक किया तो पानी ठंडा था। राजन ने दोबारा अपने बदन पर पानी डालकर देखा तो उसकी फिर से चीख निकल गई। पानी अभी भी उतना ही गर्म था। राजन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। राजन बाहर निकलकर अलमारी ही खोलता है। राजन ने जैसे ही चीख सुनी तो उसने 2 कदम पीछे ले लिए। उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो वहीं गिर गया। वो इस तरह से गिरा कि उसका सर फट गया। उसके सर से खून तेजी से निकल रहा था और बहुत तेज दर्द की हालत में एक अजीब सी आवाज ऊपर छत पर सुनाई दी। राजन ने ऊपर की तरफ देखा तो उसका पंखा जोर जोर से हिल रहा था। राजन किस्मत से जिस पल अपनी जगह से हटा, बस उसी पल भारी भरकम पुराने जमाने का पंखा जोर से जमीन पर आकर गिरा। राजन अपने माथे का पसीना पोंछकर हल्का सा पीछे सरका तो तुरंत ही वो पंखा उसकी तरफ सरका। राजन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगी। राजन फिर थोड़ा सा पीछे सरका, उसके साथ ही पंखा तुरंत उसकी तरफ आगे की तरफ सरका। राजन घबराकर अपना फटा सर पकड़ के जैसे ही वहां से भागा और कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। राजन की आंख खुली तो देखा पंखा अपनी जगह पर था। उसको अपने बाबूजी का ख्याल आया तो वो दौड़ता हुआ बाबूजी के कमरे तक पहुंचा तो देखा बाबूजी आंख बंद करके सो रहे थे और उन्हें जगाने के लिए, बाबूजी, ओ बाबूजी, जरा सुनो ना बाबूजी, उठो तो सही बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। राजन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसको अपना नाम सुनाई देता है। इस आवाज को ध्यान से सुनते सुनते राजन उस आवाज का पीछा करने लगा। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। भागते भागते उसे दूर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। राजन ने उस ओर दौड़ने लगा और राजन शहर का ट्रैफिक पार करते हुए वो एक घर के दरवाजे के सामने रुका तो उसने देखा ये तो केसरी का घर है और इतनी देर से ये आवाज़ सुन रहा था। वो आवाज़ उसके दोस्त केसरी की थी। केसरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। राजन उस आवाज़ का पीछा करते राजन केसरी के कमरे तक पहुंचा तो उसने देखा जब दरवाज़ा खोलने लगा तो केसरी ने कहा कि शायद राजन आ गया है। राजन के अंदर देखा तो संजय और केसरी
दोनों वहाँ पर बैठे थे। टेबल के चारों कोने पर मोमबत्तियाँ जल रही थी और बीच में आत्माओं को बुलाने का प्लैंचेट ऑब्जर्व बोर्ड रखा हुआ था और उसके पीछे राजन की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और नीचे अगरबत्तियां जल रही थी। राजन अपनी तस्वीर के पास खड़ी एक लड़की देख रहा था। कभी वो संजय की तरफ इशारा कर रही थी तो कभी केसरी की तरफ। राजन को सब समझ आ गया कि ये वही लड़की थी जिसका इन तीनों ने बलात्कार करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी पुलिस वालों ने। लड़की अपने दर्द से और उसका बूढ़ा गरीब बाप अपनी बेटी के गम में अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजन की मौत उसके घर में हुई थी जब जोर से उसके सिर पर पंखा गिरा था। केसरी के घर तक जो पहुंचा था वो राजन की आत्मा थी जिसे संजय और केसरी ने बुलाया था। वो दोनों इस बात से बेखबर थे राजन की मौत के पीछे उस लड़की का हाथ है जो इस वक्त उनके कमरे में है। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। राजन चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता था। अगले 10 दिन के अंदर राजन के दोस्त संजय और केसरी अलग अलग हालातों में उनकी मौत हो गई। इंसानों को अपने कर्म की सज़ा इस जन्म में ही मिलती है, पर कभी कभी ऐसे तरीक़ों से मिलती है कि उसको साइंटिफिकली प्रूव करना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।